हेलो एवरीवन। लिविटॉन इस दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ब्रांड है जो कि अकेले ही $30 बिलियन की वैल्यूएशन लेके बैठी है। इस कंपनी की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में एक होमलेस टीनेजर ने करी थी जो कि केवल सक्सेस पाने के सपने देख सकता था। वो लड़का खाना और पैसे ना होने के कारण आर्टिजन्स और क्राफ्टमैन के लिए छोटे मोटे काम करता था ताकि एटलीस्ट वो जिंदा रह सके। हालांकि उसे लगभग ना के बराबर पैसे मिलते थे, लेकिन उनके साथ काम करके वो वैल्यूएबल स्किल सीख चुका था, जिसकी वजह से उसने मॉडर्न लगेज को पहली बार इस दुनिया में इंट्रोड्यूस कर बना दिया $1 बिलियन एम्पायर। लुई विटॉन का जन्म ईयर 1821 में एनकाय में हुआ था। जिस फैमिली में उनका जन्म हुआ वो फार्मिंग और हेड बनाने का काम करती थी। उस समय फ्रांस नेपोलियनिक वॉर से रिकवर कर ही रहा था। बहुत से फार्मर्स इंक्लूडिंग लुइस विटॉन की फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुके थे। लुइस को बचपन से ही अपने परिवार की फार्म में काम करना पड़ता था। सुबह से शाम तक वो क्रॉप्स को उगाने और हार्वेस्ट करना, जानवरों को चराना और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने जैसे काम करते थे। जब लुइस 10 साल के हुए तो उनके लिए जीना और ज़्यादा कठिन हो गया। उनकी मदर का देहांत हो गया, जिसके कुछ समय बाद उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली। लुइस की सौतेली माँ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि फेरी टेल्स में शैतान होते हैं। उन्होंने लुइस की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। जब लुइस 13 के हुए तो उन्होंने बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ पेरिस जा पहुंचे, वो भी बिना पैसे और खाने के। किस्मत से लुइस को पेरिस में आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन के यहाँ छोटे मोटे काम मिल गए। क्राफ्टमैन वो होते हैं जो कि केवल अपने हाथों से ही बेहतरीन चीज़ें डिज़ाइन करते हैं या चीज़ें बनाते हैं, जिन्होंने लुइस को स्टोन, मेटल, वुड और फैब्रिक के साथ काम करना सिखा दिया। फिर भी उनके पास अपने रहने सहने तक के लिए पैसे नहीं थे। वो लकड़ियों पे ही बिना स्लीव्स वाला कोट पहनकर सो जाते थे ताकि उन्हें थोड़ी बहुत गर्माहट मिल सके। उस समय पेरिस में पहली बार रेलवे लाइन खुली थी। ट्रैवल करना हर किसी के लिए बहुत आसान हो गया था और ट्रैवल इंडस्ट्री बूम पर थी। क्राफ्टमैन ने अपॉर्चुनिटी देखकर हायर क्लास के लिए कस्टमाइज्ड बॉक्सेस बनाना शुरू कर दिए। ये बॉक्सेस महंगी पेंटिंग्स, फर्नीचर जैसी कई चीज़ों को डैमेज से बचाने के लिए हुआ करते थे और हायर क्लास को महंगी पेंटिंग्स एंड फर्नीचर का ही शौक था, जिसकी वजह से हायर क्लास को ट्रैवल करते वक्त ऐसे बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी जो कि उनके सामान को डैमेज से बचा सके। और ऐसे ही बॉक्सेस क्राफ्टमैन ने हायर क्लास के लिए बनाना शुरू कर दिए, जिससे क्राफ्टमैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। अब क्योंकि लुइस ने पेरिस में ही कुछ स्किल सीखी थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी व्यापार में काम ढूंढने की कोशिश करेंगे। किस्मत से उन्हें एक क्राफ्टमैन के यहाँ पे अप्रेंटिस के तौर पे काम मिल गया। अप्रेंटिस को आप इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। जिस क्राफ्टमैन ने लुइस को हायर किया था उनका नाम मोंसियोर मेरेकल था। हालांकि लुइस को यहाँ काम करके बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन उनके सीखने की इच्छा उन्हें आगे चलकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली थी। कुछ ही समय में लुइस मोंसियोर मेरेकल के क्लाइंट्स के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और उसके कुछ समय बाद ही फ्रांस की महारानी ने उन्हें अपने पर्सनल बॉक्स मेकर के तौर पर अपॉइंट कर लिया। महारानी के लिए करीब 1 साल तक काम करने के बाद लुइस और ज़्यादा चर्चे में रहने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पहली शॉप खोली। समय के साथ साथ वो नए नए प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ मार्केट में लाते थे, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को ही चेंज कर दिया। उस समय ट्रेडिशनल बॉक्स लेदर को यूज़ करके बनाए जाते थे जो रेक्टेंगुलर शेप के हुआ करते थे और उनके ढक्कन सर्कुलर टाइप के हुआ करते थे ताकि पानी ऊपर से बह जाए, जिससे लेदर पानी को अपने अंदर नहीं भर पाएगा। लेकिन ऊपर से घुमावदार होने की वजह से बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखना इम्पॉसिबल था और उन्हें एक साथ किसी व्हीकल में लोड करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लुइस ने अलग अलग मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। बहुत सारे मटेरियल्स पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब कैनवास को यूज़ करके बॉक्सेस बनाएंगे, क्योंकि लेदर के मुकाबले कैनवास काफ़ी हल्की, टिकाऊ और ज़्यादा वाटर रेसिस्टेंट होती थी, जिसकी वजह से बॉक्सेस के ढक्कन को अब फ्लैट बनाया जा सकता था। इससे बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखना और लोड करना आसान हो गया था। अब क्योंकि वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स ने बॉक्सेस का कलर ग्रे बना दिया था तो बॉक्सेस और भी ज़्यादा क्लीन और मॉडर्न लगते थे। इन्हीं में थोड़ा और सुधार करने के बाद जन्म हुआ मॉडर्न लगेज का। 2 साल के अंदर अंदर मॉडर्न लगेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और उन लगेज की इमेज लोगों में इस तरह बन गई थी कि आपके घर में कुछ हो ना हो लेकिन वो मॉडर्न लगेज होना ही चाहिए। कुछ समय के बाद लुइस ने इन्वेंट किया नए तरह के हैंडबैग्स को। उस समय समाज में हैंडबैग्स को अच्छा नहीं माना जाता था। बहुत लोग कंप्लेंट करते थे कि हैंडबैग्स बेकार और बहुत भारी होते हैं, इससे औरतों को इंजरीज आ सकती हैं। इतने सब के बाद भी लुइस को पता था कि हैंडबैग्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है,
इसलिए उन्होंने कैनवास का यूज करके हैंडबैग्स बनाना स्टार्ट कर दिए। लुइस ने तरह तरह की स्टाइल्स और डिजाइन वाले हैंडबैग्स बनाना शुरू कर दिए ताकि महिलाएं अपनी ड्रेस की मैचिंग का हैंडबैग पहन सकें। आखिरकार लुइस पे इतना ज़्यादा काम हो चुका था कि वो उस काम को अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज की हेल्प मांग ली। अपने पिता की ही तरह जॉर्ज ने नए नए आइडियाज पे काम करना शुरू कर दिया और पूरी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया। जॉर्ज ने एक टम्बलर लॉक बनाया जो कि ट्रंक को एक ट्रेजर चेस्ट में बदल देता था, जिससे उसमें रखा सामान चोरी होने से बच जाता था। उनके परिवार के प्रोडक्शन और भी ज्यादा डिमांड किए जाने लगे, लेकिन कुछ समय बाद उनका प्रोडक्शन बिल्कुल ठप पड़ गया। एक वॉर की शुरुआत हो गई जिसने सारे बिजनेस को खत्म कर दिया और लुइस को दूसरी बार होमलेस बना दिया। लुइस के अपने बिजनेस में इतना आगे निकलने के बाद फ्रांस पर्शियन वॉर स्टार्ट हो गई। लुइस और उनकी फैमिली को फोर्स किया गया कि वो अपना बिजनेस और अपना घर जो कि एजनियट्स में था उन सब को छोड़कर शहर की तरफ चले जाएं। वहाँ पर वो क्रैम्प्ड शेल्टर्स में हज़ारों रेफ्यूजीज के साथ रहते थे। खाने की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी कि ल्यूई विटॉन की फैमिली भूख से मरने जैसी हालत में थी। जब वॉर खत्म हुई तो लुइस अपने घर वापस पहुंच गया। उसका सारा सामान चोरी हो चुका था और उसकी वर्कशॉप भी तबाह हो चुकी थी। बिना बिल्कुल भी समय बर्बाद किए लुइस ने अपनी बची हुई सेविंग्स को दोबारा से वर्कशॉप बनाने में ही लगा दिया और अपनी शॉप के लिए एक न्यू लोकेशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया। किस्मत से वॉर की वजह से प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुके थे। लुइस ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अपस्केल डिस्ट्रिक्ट में एक शॉप खरीद ली। शॉप खोलने के कुछ ही महीनों में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और पूरी दुनिया से उनके पास ऑर्डर आने लगे। लुइस ने बढ़ती डिमांड और ज़रूरत को देखते हुए नए नए और बेहतरीन आइडियाज़ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो थी कि हम फैब्रिक पर कस्टम पैटर्न्स प्रिंट कर सकें। अब क्योंकि कैनवास भी फैब्रिक है, लुइस ने बैग्स पर ट्रंक्स की लाइन का पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। ये डिज़ाइन भी बहुत तेज़ी से पॉपुलर होने लगा, जिसे खरीदकर लोग ये दिखा सकते थे कि वो कितने अप टू डेट रहते हैं। बार बार न्यू डिज़ाइन लॉन्च करने की वजह से लुइस के प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटर्स द्वारा कॉपी करना मुश्किल हो जाता था। कुछ समय बाद जब लुइस पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्डर आने लगे तो उन्होंने लंदन में ही एक न्यू शॉप खोल दी। ऐसे ही करते करते वो कंपनी को बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंड करने लगे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका क्लाइंट बेस और रिपीटेड कस्टमर्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगे। एक्सपेंशन की वजह से उनका क्लाइंटेल डाइवर्सिफाई होने लगा, जिनमें कि ज़्यादातर लोग रॉयल और एक्सप्लोरर हुआ करते थे। तभी से लुइस को वो इकलौता डिज़ाइनर माना जाने लगा जिसके प्रोडक्ट्स अमीर लोगों के घरों में और एक्सोटिक रेन फॉरेस्ट दोनों में ही पाए जाते थे। आखिरकार लुइस ने डिसाइड किया कि वो अपना पहला कैटलॉग लॉन्च करेंगे। कैटलॉग एक लिस्ट होती है बहुत सारी चीजों की जिन्हें हम देख और खरीद सकते हैं। कैटलॉग बनाने से लुइस के कस्टमर्स बहुत इजीली उनके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते थे। यही था एक बहुत अच्छा मूव जिससे उनका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूने वाला था। लेकिन उसी ईयर में एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी लुइस के एफर्ट्स पर पड़ी। लुइस की अचानक उन्हीं के घर में मौत हो गई। उस वक्त वो 72 ईयर्स के थे और उनकी मौत की वजह आज तक किसी को नहीं पता। लुइस के सारे अनफिनिश्ड प्लान्स की जिम्मेदारी अब उनके बेटे जॉर्ज पे आ चुकी थी। जॉर्ज ने बिना समय बर्बाद किए बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाया और वर्ल्ड फेयर अटेंड करने के लिए यूएस चले गए। वहाँ के एक्सपीरियंस से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें इंटरनेशनल सेल्स नेटवर्क की ज़रूरत है और किस्मत से वो उस वर्ल्ड फेयर में एक आदमी से मिले जो कि उनकी मदद कर सकता था। उस आदमी का नाम था जॉन वानामेकर। जॉन वानामेकर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर का कॉन्सेप्ट पहली बार इस दुनिया को दिया था। साथ ही प्राइस टैग का भी इन्वेंशन इन्हीं ने किया था। तो जॉर्ज से मिलने के बाद जॉन वानामेकर ने ल्यूई विटॉन के प्रोडक्ट्स को अपने न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट स्टोर में बेचना शुरू कर दिया। जॉन वानामेकर ही वो पहले व्यक्ति थे जो कि पहली बार एलवी ब्रांड को यूएस लेकर आए थे। उसके बाद जॉर्ज ने अपने पिता की याद में कंपनी का मोनोग्राम क्रिएट किया जो कि एक फ्लोरल पैटर्न था और उसमें एक एल और वी की इंटरलॉकिंग थी। कस्टमर प्रोडक्ट्स पर मोनोग्राम देखकर शॉक हो गए क्योंकि इससे पहले बैग्स पर उनके खुद के नाम आया करते थे। लेकिन आखिरकार समय बदला और न्यू डिज़ाइंस अपनी जगह ले चुके थे। उसके बाद से जॉर्ज और उनके बेटे गैस्टन लगातार लुइस को फॉलो करते हुए आगे बढ़े और नई नई तरीके की डिज़ाइंस को क्रिएट किया, जिनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी क्रिएशन थी एक बैग जो कि डेली के कामों के लिए यूज़ किया जा सके, एक बैग जो कि वाइन और शैंपेन कैरी कर सके, द कीपॉल, द नोई एंड द एल्मा। उसके बाद जॉर्ज पूरे यूएस में हर एक जगह घूमने लगे ताकि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड कर सके।
अपने पिता की ही तरह वो भी बिजनेस को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से इतिहास ने खुद को दोहराया। वो गुजर गए। अब लुइस के सारे अनफिनिश्ड प्लान्स की जिम्मेदारी अकेले गैस्टोन पर आ गई थी। गैस्टोन की शुरुआत ही बहुत अनलकी साबित हुई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सब कैंसिल हो चुके थे। गैस्टोन के एलवी की फैक्ट्री और स्टोर्स बंद करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। ली विटॉन अ फ्रेंच सागा के ऑथर ने यह दावा किया है कि गैस्टोन बिजनेस में सरवाइव करने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट थे कि उन्होंने जर्मनी की रूलिंग पार्टी के साथ ही कोलैबोरेशन कर लिया था। गैस्टोन ने प्रोडक्शन इलीगल होने के बावजूद भी कॉमेमोरेटिव बस प्रोड्यूस करने के ऑर्डर दे दिए और वाइची में एक शॉप भी सेटअप कर ली। ऑथर ने यह भी दावा किया है कि क्लेफ और एयरपल्स जैसी बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स भी बंद रहती थी, लेकिन एलवी इकलौती ऐसी शॉप थी जो कि खुलती थी। इन सारी बातों को 2004 में LVMH के स्पोक पर्सन ने एक्सेप्ट करते हुए ये कहा था कि ये जब की बात है जब एलवी एक फैमिली रन बिजनेस हुआ करता था। वॉर खत्म होने के बाद गैस्टोन ने अपने बेटों हेनरी, जैक्वेस और क्लाउड को टास्क दिया कि वो कंपनी को दोबारा से रिबिल्ड करेंगे। अपने फादर की गाइडेंस में बेटों ने हर साल लगेज के नए नए मॉडल्स निकालना शुरू कर दिए, लेकिन गैस्टोन के गुजरने के बाद बिजनेस की ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई। हार्ड साइडेड लगेज भी अपनी पॉपुलैरिटी खोने लगे थे। हेनरी, जैक्वेस और क्लाउड तीनों ने ही कंपनी चलाने का काम आपस में डिवाइड करने के बारे में सोचा। इसीलिए उन्होंने अपनी सिस्टर के हस्बैंड हेनरी रकमेयर से पूछा कि वो कंपनी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उस वक्त हेनरी ने अपनी स्टील ट्रेडिंग कंपनी स्टैनॉक स्टील बहुत ही लार्ज प्रॉफिट में बेची थी। उनके पास बिजनेस की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी और उन्होंने एलवी को होलसेल बिजनेस से निकालकर रिटेल बिजनेस में एंट्री करवा दिया और एशियन मार्केट में भी एंट्री कर गए। 6 साल के अंदर एलवी की सेल्स $20 मिलियन से बढ़कर $260 मिलियन हो गई। इसके बाद हेनरी एलवी को पब्लिक लेके गए, जहां आम जनता भी एलवी में इन्वेस्ट कर सकती थी। कंपनी के सारे स्टॉक्स बिक गए और वापस सेल करने के लिए कोई तैयार नहीं था। 2 महीने बाद एलवी का स्टॉक फ्लक्चुएट करने लगा। एनालिस्ट लोगों को वार्निंग देने लगे कि एलवी की सेल्स गिर सकती हैं, क्योंकि काउंटरफीट गुड्स भी उस वक्त राइज करने लगे थे। लेकिन फिर भी हेनरी बिना रुके पूरी दुनिया में स्टोर्स खोले जा रहे थे। कुछ ही सालों में हेनरी ने एनालिस्ट को गलत प्रूव कर दिया। एलवी की सेल्स लगभग $1 बिलियन की पहुंच गई और कुछ दिनों बाद एलवी मोइट हेनेसी के साथ मर्ज हो गई, जो कि शैंपेन और कॉग्नेक प्रोड्यूस करती थी। इन दोनों कंपनीज का मर्जर होने के बाद एक न्यू कंपनी फॉर्म हुई, जिसका नाम पड़ा LVMH। इन दोनों कंपनीज के मर्जर होने के बाद इनका गोल था कि कोई दूसरी कंपनी इन्हें टेक ओवर ना कर सके। एलवी के मर्जर का मेन कारण ये भी था कि उन्हें अलग अलग देशों से और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। लेकिन कुछ समय बाद हेनरी का मोइट हेनेसी के मैनेजमेंट को लेकर उस कंपनी के प्रेसिडेंट एलाइन कैवेलियर के साथ झगड़ा रहने लगा। कंपनी पर कंट्रोल पाने की आस में हेनरी ने एक प्रॉपर्टी डेवलपर के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, जिसका नाम तो आप सब ने सुना होगा। उनका नाम है बर्नार्ड आर्नोल्ट, जिन्होंने हेनरी का साथ देने के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद हेनरी को रियलाइज हो गया था कि बर्नार्ड के खुद के बहुत बड़ा और अलग करने के सपने हैं। बर्नार्ड ने सीक्रेटली LVMH में अपने लिए कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिए थे, जो कि करीब 45% थे, जिसके बाद उन्हें मोइट एंड हेनेसी फैमिली से भी काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा। तभी से हेनरी और बर्नार्ड के बीच लीगल बैटल चालू हो गई। वो एक दूसरे के ऊपर लीगल केसेस करने लगे। कोर्ट ने भी बर्नार्ड को सही बताते हुए हेनरी से अपने कदम पीछे लेने को कहा। उसके बाद से एलवी बाकी लग्जरी ब्रांड्स के मुकाबले पिछड़ने लगी। इसे एक छोटा बिजनेस माना जाने लगा और इसकी सेल्स भी गिरने लगी। यहाँ तक कि किसी जर्नलिस्ट ने भी ब्रांड के बारे में ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं की। यह सब तब तक नहीं था जब तक एलवी कंपनी लुइस के नक्शे कदम पर चल रही थी, जिसके बाद येफ कार्लसन ने अपने लीडरशिप में कंपनी को बहुत सारे नए और अच्छे आइडियाज़ दिए। इन आइडियाज़ ने कंपनी का वक्त पलट कर रख दिया। कंपनी ने अच्छे डिज़ाइनर्स के साथ कोलेबोरेशन किए, जैसे वाइविन वेस्टवुड, आइजैक मिज़राही, माउलो ब्लेहनिक, ताकि ये सब कंपनी की 100th एनिवर्सरी के लिए मोनोग्राम को यूज़ करके हैंडबैग्स क्रिएट कर सके। उस समय इस तरह के कोलेब्रेशन इससे पहले कभी नहीं हुए थे और ये वो समय था जब हैंडबैग्स को लग्जरी की दुनिया में नहीं गिना जाता था। ये जो डिज़ाइनर्स के साथ कोलेब्रेशन था ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ, जिसने एलवी और हैंडबैग्स दोनों को ही पटरी पर ला दिया था। 1 साल बाद एलवी ने एक डिज़ाइनर को हायर किया जिसका नाम था मार्क जैकोब्स, जिनको की कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया गया। मार्क ने एलवी ब्रांड का पहला रेडी टू वियर लाइन लॉन्च करके ब्रांड को पुनर्जीवित कर दिया। उनके पॉपुलर वर्निस कलेक्शन को भी डिज़ाइन किया और हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट के साथ भी कोलैब किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने स्टेफन स्प्राउस और तकाशी मुराकामी से की। तब से अब तक एलवी वॉचेस, ज्वेलरी और सनग्लासेस के सेगमेंट में भी एंट्री ले चुकी है
और अपने आइकॉनिक बैग्स को भी लॉन्च करना कंटिन्यू रखा। कंपनी ने घरों की हर एक चीज़ बनाना भी कंटिन्यू रखा। क्राफ्टमैन को 2 साल की ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दी और कुछ पीसेस को तो असेंबलिंग की 300 स्टेजेस से भी गुजरना पड़ता था, जिससे कि क्वालिटी बहुत बढ़िया हो सके। आज LV दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ब्रांड है और इस कंपनी की वैल्यूएशन $32 बिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। ये थी स्टोरी कि कैसे एक होमलेस टीनेजर ने मॉडर्न लगेज का इन्वेंशन कर बना दी $1 बिलियन कंपनी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में आप बता सकते हैं कि अगली वीडियो किसके ऊपर आनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।